हाय फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ओके फ्रेंड, अध्याय 6। ठीक है। संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यमों को समझना, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है। तो पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर कर रही हूँ फ्रेंड, आप लोगों से प्लीज़ कि मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड। बिना लाइक किए आगे मत बढ़िएगा प्लीज़ फ्रेंड, मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ। चलिए, मैं इतना रिक्वेस्ट इसलिए कर रही हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड। प्लीज़ ज़रूर मुझे लाइक कर दीजिए, मतलब मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मुझे मत करिए लाइक, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग मीडिया, संचार माध्यमों को समझना है। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है बताइए। रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? फ्रेंड, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 7, 6, 8, कोई भी स्टूडेंट हो या कोई मतलब गवर्नमेंट जॉब या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उस स्टूडेंट को NCERT बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी आप लोग मेरी बात ज़रूर मानिएगा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रश्न बनते हैं NCERT बुक से ही बनते हैं। तो हमें अपना बेस ज़रूर बेसिक बहुत ज़रूरी है कि मजबूत करना, स्ट्रॉन्ग करना। इसीलिए मैं एक बार नहीं 1000 बार कहती हूँ कि आप लोग NCERT बुक को ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। एक एक वर्ड, एक मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तो ज़रूर पढ़िएगा NCERT बुक को। उसके बाद से जो पढ़ना होगा पढ़िएगा, लेकिन ये फर्स्ट नंबर पे यही आपका काम आएगा NCERT बुक पढ़ने के लिए। मैं क्यों मेहनत कर रही हूँ? इसीलिए मेहनत कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बातें करने से वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है, इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों से एक ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूहों तक है। इसीलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं।
संचार माध्यम और तकनीक आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं की छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आप आगे बढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही है। तकनीक से संबंधित है। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में संचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविज़न के लिए बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छपाई करते हुए गुटेनबर्ग। ये देखिए, अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहले टीवी कब आया था, केवल टीवी कब शुरू हुआ था। तो हमारे बुजुर्ग रेडियो पर समाचार, गाना और नाटक सुना करते थे। सबसे पहले टीवी 90 के दशक में आया था। टीवी के लगभग 10 साल बाद केबल का धीरे धीरे प्रचलन होने लगा। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं? हमारे पड़ोस में अभी भी इंटरनेट का प्रयोग बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित है और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। तो हमने जिनके बारे में टेलीविज़न देखकर जाना है और जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित हैं, वे कई प्रकार के हैं। दुबई का खलीफा बुर्ज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। दुबई का खलीफा बुर्ज दुनिया की सबसे ऊंची इमारत जो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में स्थित है। नंबर 2 है पैट्रिस टावर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में स्थित 120 मंजिला इमारत जो कि कंक्रीट से बना है। खलीफा बुर्ज के पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यही थी। नंबर 3 है लास वेगास, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक पर्यटक नगर जिसे दुनिया के मनोरंजन की राजधानी माना जाता है।
टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। इसके कारण हम इस संसार के अन्य भागों में समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं। टेलीविज़न ने दुनिया को बहुत पास ला दिया है। 1940 के दशक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। संचार माध्यम और धन। संचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। यह यंत्र टेलीविज़न का प्रारंभिक रूप था। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं जॉन एल बेयर्ड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। अपने प्रिय टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची बनाइए। तो टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापित होने वाली 3 चीज़ों की सूची यह है कि पैंटीन शैम्पू, हीरो मोटरसाइकिल और तीसरा है लक्स अंडरवियर बनियान। एक समाचार पत्र लीजिए और उसमें दिए गए विज्ञापनों की संख्या गिनिए। कुछ लोग कहते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत अधिक विज्ञापन होते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यह बात सही है? यदि हाँ तो क्यों? तो समाचार पत्रों में अलग अलग दिनों में अलग अलग विज्ञापन होता है। सबसे ज़्यादा विज्ञापन रविवार के दिन होता है। सबसे ज़्यादा विज्ञापन हिंदुस्तान टाइम्स में होता है। रविवार के दिन इस समाचार पत्र में 1000 से ज़्यादा विज्ञापन होते हैं। यह बात सही है कि समाचार पत्रों में बहुत ज़्यादा विज्ञापन होते हैं। इसके कई कारण हैं। विज्ञापन से समाचार पत्रों को काफ़ी अधिक आय प्राप्त होती है। विज्ञापन से पाठकों की संख्या में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए नौकरी और शादी के विज्ञापन आदि से पाठकों की संख्या बढ़ती है और वर और वधू ढूंढने वाले समाचार पत्र को खरीदते हैं। विज्ञापनों में समाचार पत्र के पेज बढ़ जाते हैं। संचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा संचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप उन्हीं छवियों को देखते हैं, जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इसी आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तु खरीदेंगे। एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1000 रुपये से 1 लाख
1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहें तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित कर हस्ताक्षर अभियान आगे चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के 2 भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। अलग अलग पाठकों की पसंद को देखते हुए छपाई वाले माध्यम कई तरह की जानकारियाँ उपलब्ध करते हैं। न्यूज ऑफ इंडिया का रिपोर्ट। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। कारखानों के मालिकों और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर को गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दीबाजी में लिया, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता था कि उनकी इकाइयां गैरकानूनी है। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखानों के मालिकों व कामगारों को पुनर्स्थापन का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों का बंद होना एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा। उन्होंने यह भी कहा है कि उनके पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों और मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापन के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन इस प्रकार के क्षेत्र हमें दे रही है, वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं और पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। वास्तविकता तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगेगी, लेकिन उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों में शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता है। दूसरी ओर यदि आपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाना बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापन के प्रयास अपर्याप्त है। इन दोनों में से एक ही विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यम के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है।
स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करे। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित न करे कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों का द्वारा प्रदान की गई जानकारी आधार पर ही हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः तो दो कारण हैं। पहला कारण यह है कि सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जनसमुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे सभी भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर न तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल है। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसीलिए व्यापार से गहन जुड़ाव होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसीलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मसौदा तय किया जाना, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इसी के आधार पर वह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने वाले योग्य। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय के वार्षिकोत्सव की खबर शायद संचार में दिए गए जाने योग्य नहीं है, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसमें समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। हाल ही में संचार के माध्यमों ने कोला पेयों में कीटनाशकों का खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कि कोला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की है जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब हम संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है।
प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया रूपाकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा कर दिया गया, पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। स्थानीय संचार माध्यम। यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है, इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के लिए मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज द्वारा उर्वरकों के बारे में परामर्श देते हैं। अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी का ज्ञान प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस पाठ पृष्ठ समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषय, स्त्रियों के प्रति हिंसा, राजनैतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती हैं। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना शुरू सीखा है। इसको देख लेते हैं कि संचार माध्यमों के द्वारा एजेंडा तय करते हुए झोपड़पट्टियों के स्थान पर फैशन वीक की खबर देने से क्या नतीजा निकलता है। तो कोई भी समाचार पत्र बाजार में पाठक वर्ग को ध्यान में रखकर ही खबर को छपाते हैं। समाचार पत्र को झोपड़पट्टियों में बहुत कम पढ़ा जाता है, इसलिए समाचार पत्र झोपड़पट्टियों से संबंधित बहुत ही कम खबर को छापते हैं। दूसरी तरफ फैशन वीक युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है, इसलिए फैशन वीक की खबरों के समाचार पत्र पर जगह मिलती है। क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जो आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगा क्योंकि संचार माध्यम में उसे दिखाया नहीं गया था? बताइएगा। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग अभ्यास प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, ज़रूर करेंगे। नहीं तो इतना चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर हमारा अभ्यास प्रश्न छूट जाएगा। तो देख लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। प्रजातंत्र में संचार माध्यम किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर जनता का ध्यान केंद्रित किया जाना है। इस प्रकार संचार माध्यम जनमत निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। वह सरकार की नीतियों की समालोचना करते हैं। वह जनता को सरकारी नीतियों अथवा कार्यों के पक्ष और विपक्ष हेतु मंच प्रदान करते हैं। क्या आप इस रेखाचित्र को एक शीर्षक दे सकते हैं? इस रेखाचित्र से आप संचार माध्यम और बड़े व्यापार के परस्पर संबंध के बारे में क्या समझ रहे हैं? शीर्षक संचार के माध्यम से व्यापार संचार के माध्यम से अपने उत्पाद को बेचते हैं। किसी भी नए उत्पाद को
बाजार में बेचने के लिए उत्पादकों को विज्ञापन का सहारा लेना पड़ता है। विज्ञापन देखकर ही उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे उत्पादकों की वस्तुओं की बिक्री बढ़ जाती है, जिससे उत्पादक अधिक धन बटोरते हैं। इस प्रकार उद्यमी संचार के माध्यम से साधारण दर्शक, श्रोता, पाठक वर्ग को मानसिक एवं आर्थिक रूप से अपने हितों के लिए शोषित करते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि संचार माध्यम किस प्रकार एजेंडा बनाते हैं, इनका प्रजातंत्र में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने विचारों के पक्ष में 2 उदाहरण दीजिए। तो सरकार की नीतियों के बारे में जनता को बतलाती है कि जनता सरकार की नीतियों पर अपना जनमत तैयार करती है। संचार माध्यम निश्चित करती हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित करते हैं। संचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के एजेंडा बनाते हैं। कक्षा परियोजना के रूप में समाचार में से कोई एक शीर्षक चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए और अन्य समाचार पत्रों में से उससे संबंधित वितरण छाटिए। दूरदर्शन समाचार पत्रों पर भी इस विषय पर प्रसारित सामग्री देखिए। 2 समाचार पत्र के विवरण की तुलना करके उनमें समानता और विभिन्नता को रिपोर्ट लिखिए। निम्नलिखित प्रश्न पूछना सहायक हो सकता है। इस लेख में क्या जानकारी दी जा रही है, कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है, यह लेख किसके लिए दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है, किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। तो इस लेख में प्रदूषण के कारण इसका है कि इस लेख में प्रदूषण के कारण 1 लाख कारखानों के बंद होने से कारखानों के मालिकों और मजदूरों के विरोध से संबंधित एक रिपोर्ट दिया गया है। दूसरा है कि कौन सी जानकारी इसमें छोड़ दी गई है। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया ने कारखानों से फैलने वाले प्रदूषण के दुष्परिणामों के बारे में व्याख्या नहीं की है, जबकि इंडिया डेली की रिपोर्ट में कारखानों और मजदूरों का विरोध करना कितना उचित है तथा नगर निगम द्वारा कारखानों को कितना सुविधा दिया गया है और क्या क्या कमी रह गई है, इसके बारे में नहीं बतलाया गया है। यह लेख किसके लिए दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखा गया है। तो न्यूज़ ऑफ इंडिया के लेख प्रदूषण के कारण कारखानों के बंद होने से, मजदूरों द्वारा विरोध करने से, सड़कों पर लगने वाले जाम को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार किया गया है, जबकि इंडिया डेली में कारखानों के मालिकों और मजदूरों की प्रतिक्रिया के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है। किसके दृष्टिकोण को छोड़ दिया गया है और क्यों। तो इन दोनों रिपोर्टों में कुछ दृष्टिकोणों को छोड़ दिया गया है। न्यूज़ ऑफ इंडिया रिपोर्ट में प्रदूषण से होने वाले नुकसान के संदर्भ में जनता की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं बताया गया है। इंडिया डेली रिपोर्ट में मजदूरों के रोजगार और उनके अपर्याप्त पुनरुत्थान को कोई महत्व नहीं दिया गया है। शब्द संकलन जल्दी देख लेते हैं। प्रकाशित इससे तात्पर्य समाचार रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कारों, विवरणों आदि से जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मतलब पुस्तकों में छपा जाता है, जिसमें बहुत अधिक लोग पढ़ सकते हैं। सेंसरशिप, इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने का प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है जिनको बहुत बड़े क्षेत्रों में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध, इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। फ्रेंड, तो वीडियो हुआ समाप्त। अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड। जाने से पहले मैं आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बार कि प्लीज़ फ्रेंड मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। बिना लाइक किए मत जाइएगा फ्रेंड।